मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को कमान सौंप दी। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में दूसरा मौका है जब मालवा क्षेत्र के नेता को मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। इससे पहले देवास जिले से आने वाले कैलाश जोशी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव के नाम का ऐलान होते ही उज्जैन में उनके घर के बाहर पटाखे चले और लोग खुशी मनाते नजर आए। नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि विकास का जो रास्ता हमने चुना है उस पर निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना उनका पहला लक्ष्य है। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अनुराग, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, स्पीकर कौन होगा पता चल जाएगा, लेकिन अब सबके जहन में सवाल ये घूम रहा है कि मंत्री परिषद जो होगी, मंत्रिमंडल जो होगा, उसका आकार प्रकार क्या होगा। देखिए, मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्री हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, और इसी आधार पर कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं। मौजूदा बीजेपी में कयास लगाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है, यानी किसी भी मंत्री को रिपीट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये अभी अटकलें ही हैं। जो भी होगा, कल 13 तारीख को जम्बूरी मैदान को तैयार किया जा रहा है शपथ ग्रहण के लिए। वहीं पर प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद सत्रावधि तय होगी और उसके बाद फिर ये सारी प्रक्रिया होगी। तो देखना होगा कितने लोग शपथ लेते हैं और क्या क्या होता है। बहरहाल आप समझिए कि मैंने क्यों ये बात कही, क्योंकि कल जब दिल्ली से पर्यवेक्षक आए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के घर पर ही गए और वहीं पर उनको बता दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इसके बाद वो लोग पार्टी दफ्तर आते हैं और अलग अलग मीटिंग की जाती है, और जो भी और बड़े नाम हैं, नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल, उनको भी बता दिया जाता है। और आप सोचिए, जिस नाम का ऐलान होना था वो खुद इस बात को लेकर के उनको कितनी जानकारी थी, क्योंकि वो तीसरी पंक्ति में बैठे थे और जब पहली बार नाम पुकारा गया तो उठकर आए नहीं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हीं का नाम है। लेकिन इसके बाद वो उठकर आए और फिर उनकी जो एक औपचारिक अभिवादन है सबका स्वीकार किया और तमाम बातें आगे बढ़ी। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि ये कि कौन बनेगा, क्या होगा, मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, इसको लेकर के हम सोच लें कि जब वो हो जाए तभी हम इस बारे में बात करेंगे। बहरहाल अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो तमाम दिग्गज आए थे उनका क्या होगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर को लगभग अध्यक्ष बनाया जाना तय हो गया है। 2 जो यहाँ पर भी जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल विंध्य के कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं और जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जो कि मंदसौर वाले इलाके से आते हैं। तो कहीं ना कहीं मालवा को एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि ढेर सारी सीटें मालवा में हैं और लगभग वहाँ पर 2/3 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने वहाँ पर भी जीती हैं। वैसे ये गढ़ रहा है बीजेपी का वैसे भी, और ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है, चूंकि डॉक्टर मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे वक्त तक रहे, छात्र राजनीति वहीं से शुरू की उन्होंने, और बोलते कम हैं, मतलब किसी भी तरह के, हालांकि उनको लेकर के कुछ जो विवाद है वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसे बोलते कम हैं। और ये भी माना जाता है कि जो भी मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग जिसको मिलता है वो संघ की पसंद को ही मिलता है। और वो पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो एक तरह से संघ की मुहर है, संगठन की मुहर है, और जो आलाकमान है उसकी भी मुहर है, और इसी के लिए उनकी ताजपोशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान के बाद हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मोहन यादव से बात की। बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। अब हमने एक तरह से उनके नेतृत्व में मैंने शिक्षा मंत्री करके काम किया, टूरिज्म में काम किया, यूडीए में काम किया। जब पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा था, ऐसे में विकास के ऊंचाइयों तक ले गए। उनके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी?
आपके विकास के कामों को आगे बढ़ाना आपका मकसद इतने है। सीनियर लोग हैं, सबको साधना एक चुनौती होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आए थे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उनका यही कहना है कि जो विकास काम पिछली सरकार ने शुरू किए थे बस उन्हीं को आगे बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और उसी को वो आगे ले जाएंगे। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। भैया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाए, परमात्मा की मेहरबानी। पीर महाराज की कृपा, महाकाल बाबा पीर महाराज की कृपा से, बाबा की कृपा है। पीर महाराज में बाबा, उनकी सेवा मैं करता हूँ। मोहन यादव के बेटे और बेटी से बात की NDTV संवाददाता ने, आइए सुनवाते हैं बातचीत आपको। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र है ना, और आकांक्षा आपकी सिस्टर है जो साथ में बैठी हुई है। आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री बन गए? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत खुशी का माहौल है। जैसा आप सब देख रहे हैं पूरे परिवार में और पूरे जितने भी हमारे दोस्त यार, जितने भी हमारे परिजन हैं, सबके बीच में बहुत खुशी का माहौल है। क्योंकि आप उनके मोहन यादव जी की बेटियां है, तो आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को उज्जैन शहर में क्या करना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आपके पिताजी मुख्यमंत्री बन गए। ये उज्जैन के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है, पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री को होते तो उज्जैन के लिए क्या करना चाहिए उनको? अब करना चाहिए तो क्या, अब आप देखिए कि क्या होगा उज्जैन में, कहाँ से कहाँ उज्जैन जाने वाला है। जो पिछले 10 साल में उज्जैन में इतने सारे n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए, एयरपोर्ट, मेट्रो और रोपवे का और मेडिकल कॉलेज का, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना कुछ उज्जैन में हो सकता है। बहुत बधाई। नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन हो रहा था तो तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श कयास लग रहे थे, और अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है, लेकिन उनके साथ साथ 2 डिप्टी CM भी बनाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। जगदीश देवड़ा बल्हागढ़ विधानसभा सीट से 8 बार के विधायक हैं। जगदीश देवड़ा वर्तमान जो पिछली शिवराज सरकार थी उसमें वित्त मंत्री थे। वो परिवहन, गृह, श्रम, जेल जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला पहली बार 2003 में रीवा सीट से विधायक बने। इसके बाद 2008 और 2013 में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2013 में शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी थे। इस बार भी वो रीवा सीट से ही विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा अध्यक्ष आनंद निरगुडने ने इस्तीफा अध्यक्ष पद से दे दिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। जी, सीधे हम रुक करेंगे। संवाददाता रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आखिर ये क्यों हुआ रौनक, इसकी वजह क्या रही? देखिए आनंद, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वाकई में महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ये ऐसे वक्त पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका मराठाओं को पिछड़ा बताते हुए आरक्षण देने की बहुत अहम हो जाती है। लेकिन जो जानकारी फिलहाल सूत्र दे रहे, जो पत्र अध्यक्ष ने इस्तीफा देते हुए राज्य सरकार को लिखा है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि सरकार के 2 मंत्री उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने नाराजगी के बाद ये इस्तीफा दिया है। राज्य सरकार को लेकर भी एक बड़ा यहाँ पर आरोप जो है अपने पत्र में उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन मुख्य तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर अब ये इस तरह से इस्तीफा दिया है तो
जो मराठा आरक्षण को लेकर सरकार कई तरह की कवायद कर रही है। दरअसल सरकार ये चाहती भी थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समाज कैसे पिछड़ा है इसको लेकर एक सर्वे भी करे, यानी इंपेरिकल डेटा भी जमा करे। अगर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन में सरकार के हक पर फैसला आता है तो एक बहुत बड़ा हथियार जो है मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए ये सरकार के सामने हो सकता है। लेकिन इस बीच अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया है निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी रौनक, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मराठा आरक्षण को लेकर दो सोच सामने आ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पुरजोर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनमें सबसे हैरान करने वाला नाम छगन भुजबल का है। पिछले दिनों हमने उनका रवैया, उनका नजरिया हमने इस मसले पर देखा और उसको लेकर तमाम लोग हैरान भी हैं। अब ये पिछड़ा वर्ग जो अध्यक्ष हैं, इनका आनंद निर्गुण ने जो इस्तीफा दिया है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि छगन भुजबल जो सरकार में मंत्री है वे लगातार सरकार की भूमिकाओं के विरोध में अपनी भूमिका रखते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर पिछले दिनों नागपुर में भी उन्होंने एक बड़ा गंभीर सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अब जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी मराठाओं को अगर पिछड़ा वर्ग में अगर आप शामिल करने की कवायद कर रहे होंगे तो फिर पिछड़ा वर्ग आयोग की जरूरत नहीं है। तो संघर्ष निश्चित तौर पर ओबीसी समाज और मराठाओं के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच जब अध्यक्ष ही पद से इस्तीफा देते और इस तरह का गंभीर आरोप लगाते कि सरकार के कुछ मंत्री उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को लेकर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अब इसमें से सरकार कैसे बीच का रास्ता निकालती है देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस समय अहम खबर आ रही है केरल से। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए साजिश रच रहे हैं। राज्यपाल ने ये आरोप ऐसे वक्त लगाया है जब उनकी गाड़ी को लेफ्ट छात्र संघ एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने टक्कर मार दी। घटना उस समय हुई जब राज्यपाल दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। दरअसल यूनिवर्सिटी में कुछ नियुक्तियों को लेकर एसएफआई राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। घटना को कांग्रेस ने राज्य के इतिहास के लिए काला दिन बताया है, तो बीजेपी ने इसे मामले में पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। Chief Minister is hatching this conspiracy to harm me physically, as he had done in Kannur. And I'm here, I'm standing here. If they are so brave, come here. You are surrounded by the security. Just a moment. What security people? They are hitting my car. So do you think that the police failed to ensure security? No, police, what poor people can do. When the Chief Minister is party to this conspiracy, what these poor people can do? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल वैध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। यह भी कहा कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। बड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों के संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस को बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला वैध है। इसमें कोई दुर्भावना नहीं दिखती। जितनी जल्दी संभव हो जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला बरकरार रहेगा। We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. दरअसल अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अब संविधान सभा नहीं है, इसलिए 370 को हटाया नहीं जा सकता। संसद स्वयं को जम्मू कश्मीर विधानसभा घोषित नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा समाप्त होते ही अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया। जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुख्य दलील को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान सभा नहीं तो भी राष्ट्रपति के पास 370 हटाने की शक्ति है।
हालांकि संविधान सभा को राज्य विधानसभा मानने का केंद्र का फैसला कानून का सही उपयोग नहीं था। अनुच्छेद 370 प्रकृति से अस्थायी था। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं, ये मुद्दा खुला रहेगा। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी उठाया। कहा, घावों को भरने की दिशा में पहला कदम राज्य और उसके गैर सरकारी किरदारों द्वारा किए गए उल्लंघनों के कृत्यों को स्वीकार करना है। सच बोलना सुलह का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं कम से कम 1980 के दशक से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निष्पक्ष, सत्य और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश करता हूं। दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही एक ऐसा आयोग मौजूद है। संविधान पीठ के इस फैसले ने अनुच्छेद 370 पर चल रही बहस को विराम दे दिया है। इस फैसले के साथ ही अनुच्छेद 370 एक अतीत की बात हो जाएगा। जाहिर है, अदालती फैसले ने केंद्र को जितनी बड़ी जीत दी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। अब केंद्र सरकार को उन तमाम वादों को पूरा करना होगा जो 370 हटाते वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू में धरना प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक अगर बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन किया गया तो 20,000 रुपये जुर्माना देना होगा। लगातार दोषी पाए जाने पर विश्वविद्यालय से निकाल भी दिया जाएगा। देश विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की इमारत पर देश विरोधी स्लोगन लिखे जाने की घटना के बाद लिया है। फेक न्यूज यानी वो गलत खबर या जिन खबरों से अफवाह फैलती है, उन्हें रोकने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक विशेष यूनिट बनाने का फैसला किया है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की निगरानी में काम करेगी। लेकिन बीजेपी उन निजी एजेंसियों पर आपत्ति उठा रही है जिसे फेक न्यूज ट्रैक कर एडीजीपी को देनी है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर भले ही एक दशक पुरानी हो, लेकिन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग अचानक शहर छोड़कर भागने लगे क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी ने अफवाह फैला दी कि इन राज्यों के लोगों पर हमला होने जा रहा है। हालात पर काबू पाने की सरकारी मशीनरी की तमाम कोशिशें नाकाम रही। देखते देखते लगभग 30,000 के आसपास लोग शहर छोड़कर चले गए। हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान और इससे पहले भी फेक न्यूज की वजह से कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी हुई। कर्नाटक सरकार ने एडीजीपी रैंक के अधिकारी की देखरेख में कर्नाटक इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर ट्रैकिंग यूनिट बनाने का फैसला किया है ताकि गलत खबर फैलाने वालों की नकेल कसी जा सके। सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई सारी गलत खबरें छपती और चलती हैं। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए हमने फैसला किया है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो कि वक्त रहते इसके खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें रोक सके। फिलहाल 5 निजी एजेंसियों को सरकार ने इस काम के लिए अपने पैनल में रखा है। गौरी मीडिया, लॉजिकली इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, तरीलिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, न्यूज प्लस कम्युनिकेशंस और OW डेटा लीड्स। बीजेपी एंटी फेक न्यूज यूनिट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन निजी एजेंसियों को इस काम में पुलिस की मदद के लिए चुना गया है उस पर पार्टी आपत्ति कर रही है। कानून संगत सही एजेंसियों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जो सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधानों के तहत हो। अगर गलत एजेंसियों को ये काम दिया जाएगा तो फिर कानून का और शक्ति दोनों का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या केंद्र या किसी दूसरे राज्य की सरकार ने ऐसी पहल की है? हमने एजेंसियों को क्राइटेरिया तय करके चुना है। अगर बीजेपी को यह पसंद नहीं है, यह उनकी सोच है। हम जो कदम उठा रहे हैं वो कानून संगत है।
एंटी फेक न्यूज यूनिट पर शुरू हुई राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि कई बार फेक न्यूज यानी अफवाहों की वजह से हिंसा शुरू होती है और कई बार हिंसा फैलती भी है। ऐसे में देखना है कि कर्नाटका में एंटी फेक न्यूज यूनिट किस तरह काम करती है और इसके ट्रैकिंग मेथड्स कितने प्रामाणिक हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।